अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सजील अंसार यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से हाजिर हैं सजील अंसार के नावल क्वीन ऑफ माई हार्ट के सीज़न 3 स्टोन हार्ट की किस्त नंबर 6 के साथ। तो किस्त को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम किस्त की जानिब। न जाने क्यों सुबह होते ही मलक वेला में भगदौड़ सी मच गई थी। मुख्तलिफ पकवान की खुशबुओं से पूरा मलक वेला महक रहा था। मलक वेला की सेटिंग चेंज करते पर्दों को भी चेंज किया गया था। घर में मौजूद मकीनों के चेहरे पर अलग ही खुशी रक्स कर रही थी, जबकि शाजल भी लाउंज में खड़ा हदायत देता, साथ में फ़ोन पर भी बिजी था। रेयान जो घर में उठते शोर से मुश्किल अपने जिस्म को हरकत देता, आंखों को मलता कमरे से निकला था और नीचे आते यूं हल्ले गुल्ले और तैयारियों को देखते इसने अपना सर खुजाया था और कदम शाजल की जानिब बढ़ाए, जो कार पर किसी से बात करता हंस रहा था। भैया। रेयान की नींद से बोझल आवाज़ पर शाजल फ़ोन रखता इसकी जानिब पलटा था। ये इतनी तैयारियां क्यों हो रही हैं? कहीं मेरी शादी तो नहीं कर रहे? रेयान अपनी उमड़ने वाली जमाइयों को दबाता संजीदगी से पूछने लगा तो इसने से आंखें दिखाई थी। शादी के अलावा कुछ सोचता है तुम्हें? शाजल की बात पे इसने नफ़ी में सर हिलाया था। अच्छा बताएं भाई, ये इतनी चेंजिंग, इतनी तैयारियां क्यों? रेयान ने सामने देखते हुए पूछा, जहां दो लोग सोफे को उठाए दूसरी जानिब ले जा रहे थे। मॉम, डैड, मामू, चाची, मुमानी सब आ रहे हैं। और क्या? शाजल की बात मुकम्मल होने से पहले वो चीखा था और आंखें मुकम्मल खोले इसे देखने लगा। नींद भग से उड़ी थी। इसके यूं चीखने पर सब अपना काम छोड़े इसकी जानिब मुतवज्जा हुए। पागल हो गए हो रेयान? आहिस्ता। शाजिल ने सबको इशारा करते इसे आंखें दिखा कहा। सब लोग आ रहे हैं और आप मुझे अब बता रहे हैं? भैया, दिस इज़ नॉट फेयर। वो इसे नाराज़गी दिखाए बोला था। बेटा, तुमने कौन सा तीर वहाँ लेना था? तुझे पता होता तो तूने यही करना था जो अभी ऊपर से नीचे करके आया है। शाजिल ने तंज करते कहा। इशारा साफ इसकी नींद की जानिब था। रेयान ने खफगी से इसे देखा। भैया, अब ऐसा भी नहीं था। मैं भी इनके इस्तकबाल के लिए इंतजामात करवाने में पूरी पूरी मदद करता। हुक्म करें भाई, क्या काम है? वो सीने पर हाथ मारता बोला तो इसकी डायलॉग बाजी पर शाजिल ने आंखें घुमाई थी। नहीं सरकार, कोई काम नहीं। अच्छा तो फिर मैं सो जाऊं? शाजिल की बात सुनते रेयान ने शरारत से कहा तो शाजिल ने इसे घूरते इसकी गर्दन से दबोचा था। मजाक समझा हुआ है बड़ा भैया को? हाँ बताओ। वो इसकी गर्दन पर दबाव डालते बोला तो रेयान ने दहाइयाँ देना शुरू कर दी। वहां पर मौजूद तमाम काम करने वाले हैरत से इन्हें देखने लगे, जो बच्चों की तरह लड़ रहे थे। नहीं, माँ कसम ले लो भैया, जो मैंने कभी आपको सीरियस लिया, मजाक में लिया हो। रेयान जो अपनी रो में बोल रहा था, शाजिल के मजीद दबाव पर अपना फिक्रा दुरुस्त किया था, जबकि बाकी सब अब हंसते अपना काम करने लगे थे। भैया छोड़ दो, जरा दर्द नहीं हो रहा। रेयान ने इसके हाथ को पकड़े नीचे से थोड़ी गर्दन घुमा के इसे देखने की कोशिश करते शरारत से कहा तो शाजिल ने हंसते हुए छोड़ा था, जबकि रेयान ने सीधे होते अपने कपड़े दुरुस्त करते अपने बाल ठीक किए थे। कब तक आएंगे? रेयान बालों में हाथ फेरते बोला था। 1-2 बजे तक पहुंच जाएंगे। आधे घंटे में फ्लाइट का वक्त है इनकी। शाजिल ने टाइम देखते हुए कहा। इसने सर झटकते किचन की राह ली थी। यकीनन इरादा अब किचन में मौजूद औरतों को तंग करने का था। बाजल यूनिवर्सिटी से आज 11 बजे ही वापस आ गया था। इसने देखा तो तैयारी तकरीबन मुकम्मल थी। मुलाजमा से पानी का कहता बैग लाउंज में सोफे पर रखता वहीं बैठा था। आज इनका प्रैक्टिकल था जिसने इसे बुरी तरह थका दिया था। इसका इरादा इनके आने से पहले कुछ देर आराम का था। बादल को अचानक कुछ याद आया तो इसने फौरन फ़ोन निकालते शक्कर का नंबर डायल करते कान से लगाया, जो दूसरी बेल पर ही उठा लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम शक्कर भाई, कैसे हैं आप? बादल ने इसके फ़ोन उठाते ही प्यार से पूछा था। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत। शक्कर एक हाथ से गाड़ी रोक ड्राइव करता फ़ोन को स्पीकर पर लगाया बोला। आप जानते हैं ना, आज अम्मी पापा सब लोग आ रहे हैं। शाहजन ने बताया था। शक्कर गाड़ी को साइड पर रोकते पीछे सीट के साथ पुश टकाए फ़ोन को स्पीकर से हटाए कान से लगाए बोला। आप आ रहे हैं ना? एक उम्मीद के तहत इसने पूछा और दूसरी जानिब शक्कर इसकी उम्मीद पर लब भेज कर रह गया था, क्योंकि वो जानता था अभी उम्मीद टूटने वाली थी। नहीं, मैं नहीं आ सकता। शक्कर ने आंखों को मीचे कहा तो दूसरी जानिब खामोशी छाई थी। इसकी खामोशी पर इसने आंखों को खोले फ़ोन को कान से हटाए देखा, जो कट चुका था। इसने गहरा सांस भरते फ़ोन को सख्ती से पकड़ा था और फिर गाड़ी स्टार्ट की। दूसरी जानिब बादल ने दुखते दिल के साथ फ़ोन टेबल पर फेंका था और पानी का गिलास टेबल से उठाया, जो मुलाजमा रख कर गई थी। पानी का गिलास गटागट पीटते अपना बैग और फ़ोन उठाया वहाँ से उठा और कमरे की जानिब बढ़ गया था। शक्कर यशमुल के घर पहुंचते मोहित साहब के कमरे के बाहर खड़ा दरवाज़ा खटखटाया था। अंदर से इजाज़त मिलते वो अंदर दाखिल हुआ तो मोहित साहब सोफे पर बैठे सामने एलईडी पर चैनल्स बदल रहे थे। कैसे आना हुआ? मोहित साहब ने वॉल्यूम कम करते रिमोट सामने रखते पूछा। मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अभी वो इतना ही बोला था कि दरवाज़ा खुला था, जबकि अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत को देखते इसकी अधूरी
رہنے کے ساتھ ساتھ اس کا دل کیا وہ یہاں سے غائب ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ اس کی سوجی سرخ آنکھیں اور سرخ چہرے کو دیکھتے اسے ترس بھی آیا تھا، پر فوراً چہرہ سیدھا کیا تھا۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ اس کی یوں حالت دیکھتے معیز صاحب نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ تم روئی ہو؟ یہ آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ فکر مندی معیز صاحب کے چہرے پر واضح تھی۔ نیند پوری نہیں ہوئی اسی لیے۔ اس نے نظروں کا زاویہ سقف پر مرکوز کرتے نارملی انداز میں کہا تو معیز صاحب خاموش ہو گئے۔ ارادہ بعد میں اسے تفصیلی انداز میں پوچھنے کا تھا۔ ہاں سکر، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ معیز سکر کی جانب متوجہ ہوئے جو وہاں موجود چیزوں کا معائنہ کر رہا تھا، جیسے اس سے ضروری کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ معیز کے پوچھنے پر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ بعد میں کر لوں گا۔ اس نے بات کو ٹالنا چاہا۔ ابھی کرنے میں کیا قباحت ہے؟ بولو ابھی۔ معیز صاحب کی بجائے یشمل بولی تو سکر نے دانت کچائے تھے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں یہ جاب چھوڑنا چاہتا ہوں۔ سکر ایک ہی بار میں بولتا لمبا سانس لیا تو یشمل جو ریلیکس بیٹھی تھی ایک دم سے سیدھی ہوئی تھی۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں، یشمل نے بے چینی سے کہا تھا۔ کیوں ممکن نہیں؟ میں جاب چھوڑنا چاہتا ہوں، کوئی زبردستی تو نہیں؟ اس نے بیزاریت سے کہا تھا۔ ڈیڈ یہ جاب ہرگز نہیں چھوڑے گا، ورنہ… وہ انگلی اٹھائے اپنے باپ کی جانب مڑتے بولی اور بات کو ادھورے چھوڑتے آخر میں اس نے انگلی کو اپنی مٹھی کا حصہ بنایا تھا۔ سکر کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ یشمل صوفے سے اٹھتی ایک نظر سے دیکھے کمرے سے نکلی تھی۔ کیا کوئی زبردستی ہے معید صاحب؟ سکر نے یشمل کے جاتے ہی ایک آئیبرو جھکائے معید صاحب سے پوچھا جو خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ پہلے وہ کسی قسم کا باڈی گارڈ نہیں چاہتی تھی اور اب اس کا یہ رویہ… میں یشمل کی بات ٹال نہیں سکتا۔ میں چاہوں تو ابھی جاب چھوڑ کر جا سکتا ہوں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سکر نے ضبط کرتے کہا۔ مطلب زبردستی والا حساب تھا یار۔ یاد کرو میں آغاز میں ایک کانٹیکٹ ہوا تھا۔ یشمل کی حالت کے پیش نظر میں نے تم سے ایک کانٹیکٹ کیا تھا کہ جب تک یشمل کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا تم یہ جاب نہیں چھوڑ سکتے۔ اب مکرو مت۔ معیز صاحب نے کچھ سوچتے اس سے کہا تھا۔ تو ان کا توازن بگڑا ہی کب تھا؟ اچھی بلی تو ہیں، سکر نے حیرت سے کہا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے گارڈز نہیں چاہیے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے مخصوص تمہیں رکھا۔ وہ غصے میں پاگل ہو جاتی ہے اور وہ ابھی بھی ایسی ہے، شراب نے اسے دیوانہ بنا دیا ہے۔ معیز صاحب اسے روکنے کے لیے کھوکھلے جواز پیش کر رہے تھے۔ غصہ تو سب کو آتا ہے، یہ کوئی جواز نہ ہوا۔ وہ شاید سمجھ گیا تھا اسی لیے فوراً بولا۔ اگر معلوم ہے کہ میں روکنا چاہتا ہوں تو رک جاؤ تم۔ معیز صاحب نے جھنجھلا کر کہا تو اس نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف چند ماہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد وہ ٹھیک ہوں یا مزید پاگل، مجھے فرق نہیں۔ سکر اپنی بات مکمل کرتا کمرے سے نکلا تو یشمل کمرے کے دروازے کے پاس ہی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ سکر نے ایک قہر برساتی نظر اس پر ڈالی اور پاس سے گزرتا چلا گیا، جبکہ یشمل اپنے چہرے پر جھولتی لٹ کو انگلی پر لپیٹے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ چند ماہ بعد سب بدل جائے گا۔ یشمل شاطرانہ انداز میں مسکرائی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز نے اس خالی راہداری میں اس کی فتح پر ساز بجایا تھا۔ ملک ویلا میں ان سب کے استقبال میں دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ سب جیسے ہی اندر داخل ہوئے ہورے دل آئزل اور مشل نے پھولوں کی بارش کر دی تھی اور پھر ایک ساتھ ان کے گلے لگی تھی۔ باقی بھی اب باری باری ان سے مل رہے تھے۔ ایک سال بعد وہ لوگ دبئی سے واپس آئے تھے اور ان کی فیملی کا دوبارہ سے اکٹھا ہونا ان کے لیے بے حد خوشی کی بات تھی۔ ان سب سے ملنے کے بعد وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے مختلف لزومات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ خوشی اب ان کے چہروں سے واضح جھلک رہی تھی۔ سکر کہاں ہے؟ فرزان کو سکر نظر نہ آیا تو اس نے اس کے متعلق پوچھا تھا۔ باقی سب نے بھی اس کی غیر حاضری نوٹ کی تھی۔ وہ ماموں شازل سے کوئی بات نہ بنی تو خاموش ہو گیا تھا۔ باقی سب اس کے جواب کے منتظر تھے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے بازل کو دیکھا جس نے دکھ سے چہرہ جھکایا تھا۔ کچھ پوچھا ہے سکر؟ شازل ویئر از سکر؟ اب کے زوہان نے پوچھا تھا۔ پاپا وہ دوسرے شہر رہتا ہے، مینز وہاں جاب کرتا ہے، بازل نے مختصر سا بتایا تھا۔ جاب؟ مطلب کون سی جاب؟ سعد نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھتے پوچھا۔ ارے چھوڑے نا، بعد میں یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ کھانا نہیں کھانا کیا؟ شازل اپنے باپ کو دیکھتے بات بدلنا چاہی جس نے قہر برساتی نظر سے اسے دیکھا، لیکن فی الوقت خاموش ہو گیا تھا۔ بہت حساب تھے جو اسے اپنے بیٹے سے چکتا کرنے تھے۔ اس کی نظروں سے گھبراتے شازل نے چہرہ جھکایا تھا۔ وہ خطرے کا الارم تو ان کے یوں اچانک آنے پر ہی محسوس کر چکا تھا، اوپر سے اس کے باپ کا اس کے ساتھ رویہ، معاملہ سنگین تھا اور اسے اکیلے ہی بھگتنا تھا۔ تھوڑا فریش ہو جائیں پھر اس کے بعد، دعا نے اپنے بیٹے کو دیکھتے محبت سے کہا تو وہ زبردستی مسکرایا تھا۔ باقی بڑے بھی اٹھے تھے اور لاؤنج سے نکلے تھے۔ شازل میری بات سنو، سعد نے لاؤنج سے نکلتے شازل کو غور نظر سے دیکھتے کہا جس نے سر اس بات میں ہی لایا تھا اور خود بھی لاؤنج سے نکلا تھا۔ خدا خیر کرے بازل، بڑے ابو کی تاثرات ذرا ٹھیک نہیں لگ رہے۔ شازل بھیا کی اللہ خیر کرے، ریان نے بازل کے قریب ہوتے کہا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ بازل بھی معاملے سے بخوبی واقف تھا۔
वैसे हमें भी बुला लेते, हम भी देख लेते कि शाज़िल भैया के साथ क्या होने वाला है। रेहान के अंदर कीड़ा था एक जो शाज़िल की इज़्ज़त अफ़ज़ाई को मिस कर रहा था। तुझे कुछ ज़्यादा नहीं शौक बड़ों में घुसने का? बड़ों से क्या मुराद है, मैं बड़ा ही हूँ। रेहान ने बुरा मनाए कहा जिसका असर बादल पे तो कम से कम ना हुआ था। हाँ बिल्कुल बड़े हो। बाय द वे तुम्हारी शक्कर भाई से बात हुई? बादल के यूं पूछने पर रेहान ने मुंह बनाया। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं, इसने अफसरदगी से कहा तो मिशेल आइजल बादल हंसे थे। क्यों? थोड़ी देर पहले कॉल की इन्होंने भी बेइज्जती की। पता नहीं किस बात का गुस्सा था जो हम गरीब छोटों पर निकलता है। लेकिन तू तो छोटा नहीं, तूने ही कहा है अभी, और बड़ों को तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। बादल ने इससे पहले की कही इसकी बात याद करवाई थी। मैं बड़ा बेइज्जती करवाने के लिए हुआ हूँ क्या? इसने जलकर कहा तो बादल ने कंधे झुकाए थे। तू काबिल ही इसी के है। बादल ने सामने टेबल पर पड़ी प्लेट से कबाब उठाए थे। सही कहती है मिशेल कि तुम हो ही खड़ूस। रेहान की बात पर जहाँ मिशेल अपनी जगह से उछली थी वहीं कबाब खाते बादल का हाथ रुका। क्या कहती है मिशेल? इसने एक आईब्रो झुकाए मिशेल की जानिब देखते पूछा। कुछ भी तो नहीं। इससे पहले रेहान बोलता मिशेल ने आगे बढ़ते इसके मुंह पर हाथ रखते फौरन से कहा, फिर बादल की नज़र से गड़बड़ाते टेबल से प्लेट्स उठाती वहां से फरार हुई थी, जबकि रेहान इसकी हालत पर मुसलसल हंसे जा रहा था। तेरे दांत क्यों निकल रहे हैं? बादल ने इसे मुक्का दिखाते कहा तो बचने के लिए हाथ आगे किए मजीद हंसा था और वहां से उठा था। भैया इन्हें एक लगा ही दें। आइजल ने भी रेहान के हंसने पर हंसते हुए बादल से कहा जिसने सोफे से उठते से गर्दन से दुबोचे सोफे पर फेंका था। आज और WWE स्टार्ट करनी है क्या? हारने पर रोना नहीं समझा? रेहान ने सोफे पर बैठते शर्ट के ऑलरेडी फोल्ड कफ को एवं ही हाथ मारे ऊपर किए कहा, चेहरा हंसने के बायस बेहद सुर्ख हो चुका था। ये तो वक्त ही बताएगा बेटा कौन हारेगा। बादल ने भी कफ ऊपर किए थे और इससे पहले बादल इसे पकड़ता तबीर लाउंज में दाखिल हुई थी। तबीर को देखते दोनों सोफे पर तमीज से सीधे होकर बैठे थे। खबरदार जो दुम मचाया तो बच्चे नहीं अब। ताबीर ने इन्हें घूरते हुए कहा जिन्होंने सर इस बात में हिलाते ताबेदार बच्चे होने का सबूत दिया था और दिखने में कहीं से भी 22-23 साल जवान खूबरू मर्द नहीं लग रहे थे। मामा मैं और शक्कर भैया काफ़ी नहीं थे, क्या ज़रूरत थी इसकी? रेहान ने बादल को मुंह चढ़ाए तबीर के कंधे पर हाथ रखते कहा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में तुमसे पहले पैदा हुआ था। बादल ने इसे घूरते हुए कहा और फिर आइजल के साथ मैक्रोनी खाने लगा था, जबकि रेहान तबीर को लिए लाउंज से निकला था। शाजिल हिम्मत जमा करता साथ के कमरे में दाखिल हुआ था। जानता था आतिश फशा उभर रहा था जिस पर फटने वाला था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो साथ कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। शाजिल को दाखिल होते देख इसने अपने कदमों को रोका था। पापा तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो शाजिल? हाँ बताओ। साद इसके पास जाता अपने गुस्से को काबू में रखते पूछने लगा। मुझे नहीं मालूम था वह ऐसा कदम उठाएगी, वरना मैं पहले ही कोई हल निकाल लेता। इसने नजरें झुकाए कहा था। मेरी ही गलती है जो तुम पर भरोसा किया, मुझे खुद ही हैंडल करना चाहिए था। मुझे वजदान ने कहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें मत सौंपो, लेकिन मैं ही पागल था। मैंने कहा नहीं, मेरा बच्चा जवान हो गया है, बड़ा हो गया है, जिम्मेदार है, अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा भी। साद ने इस पर तंज की तीर चलाए कहा था। पापा मैं इसे ढूंढ। बस करो शाजल, तुम अब दूर रहो इस मामले से। वो मेरी बेटी है, मैं इसे खुद ढूंढ लूँगा। वो आगे हमारे बारे में गलतफहमी का शिकार है, मैं मजीद नहीं कर सकता ये। साद ने इसे बीच में टोके हाथ उठाए कहा था। लेकिन बाबा मैंने कहा ना बस शाजल। इसने फिर से टोकते इसके पास आया। वो सिर्फ पागल थी, इसे कातिल मुजरिम तुमने बनाया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा अगर इससे कुछ हुआ। साद इसके सीने पर उंगली रखता वार्न लहजे में बोला तो शाजिल में बसी से अपने बाप को देखा। जाओ यहाँ से, मुझे ज़रा अच्छे नहीं लग रहे तुम। शाजिल ने जो अपने हक में बोलने के लिए लबफा किए थे कि साथ ने इसे बोलने से बाज रखते जाने का कहा था, वो भी होंठ भींचे चंद पल इसे देखता कमरे से निकला था।